तो चैप्टर 6 का यूनिट 1 है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या क्या हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो दो लोगों के नाम याद रखने हैं, साइमन और रिचर्ड। ठीक है, साइमन और रिचर्ड ने बेसिकली नेशनल इनकम अकाउंटिंग की शुरुआत करी थी। बाकी तीन छोटे छोटे टर्म्स फिर इसमें बताए थे कि CSO, MOS, P&I और DES, ये बेसिकली हमारे देश में या स्टेट लेवल पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इनकी फुल फॉर्म्स पढ़ने। बाकी पहला टॉपिक ये था कि हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, है ना, इसका क्या फ़ायदा होता है। तो इसमें सिंपल पॉइंट्स थे कि बिज़नेस को भी ये हेल्प करता है, सरकार को भी ये हेल्प करता है, और हम इंटरनेशनल कंपैरिजंस कर सकते हैं। बाकी फिर था नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स। तो पहला कॉन्सेप्ट था इसमें GDP। GDP का मतलब सिंपल है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी GDP। बाकी ये दो तरह का हो सकता है, नॉमिनल GDP और रियल GDP। नॉमिनल GDP का कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसमें हर साल एक नया GDP निकालते हैं नए प्राइसेस पर, करंट ईयर के प्राइसेस पर, लेकिन रियल GDP में हमारा जो प्राइस है वो बेस ईयर का ही रहता है, तो ये सिर्फ क्वांटिटी से ही अफेक्ट होगा, तो ये हो गया रियल GDP। ठीक है, फिर इससे बन गया एक कॉन्सेप्ट GDP डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स। उसका फॉर्मूला था नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100, तो ये याद रखना है बस। उसके बाद आपको बताया था कि इन्फ्लेशन रेट जो है, अगर मान लो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हम GDP डिफ्लेटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि GDP डिफ्लेटर में कितने % चेंज हुआ, तो GDP डिफ्लेटर ईयर 2 माइनस GDP डिफ्लेटर ईयर 1 डिवाइडेड बाय GDP डिफ्लेटर ईयर 1 इंटू 100। तो ये भी एक क्वेश्चन आज से पूछ सकता है। फिर डेप्रिसिएशन क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए, सिंपल फार्मूला ग्रॉस माइनस नेट, कन्वर्जन में हेल्प करता है, ग्रॉस से नेट निकालने में या नेट से ग्रॉस निकालने में। इसी तरह NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है, तो ये भी कन्वर्जन में हेल्प करता है NFIA। इसके बाद NFIA के कंपोनेंट्स होते हैं, वो याद रखने हैं बस। 3 कंपोनेंट्स हैं, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो ये भी MCQ क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। बाकी तीसरा होता है टूल नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, तो ये भी कन्वर्जन में हेल्प करता है। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स क्या है वो आपको पता है, सब्सिडीज़ क्या हैं वो आपको पता है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी डोमेस्टिक इनकम होती है NDPFC, सिंपल ये याद रखना है, जिसको इनकम मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब 3 चीज़ें क्या हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब तो है कि वेजेस और सैलरी इन कैश या इन काइंड, और या फिर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन करा। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है जिसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई, यानी रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट के अपने 3 कंपोनेंट्स लिख पाए थे, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, अगर जो भी हम देंगे, फिर एक हो गया डिविडेंड और एक हो गया रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये सारी बातें वही सेम 12th वाली है। बाकी मिक्स्ड इनकम तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जिनकी रेंट, इंटरेस्ट और वेजेस की प्रॉफिट जो है वो बेसिकली मिक्स होती है, तो हम अलग अलग नहीं बता पाते, तो ये हो गया मिक्स्ड इनकम। फिर द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम होता है NNPFC, तो वो आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब कि जो भी हमारा GDP है, मतलब रियल GDP, उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। फिर जो इम्पॉर्टेंट नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप देख लो ध्यान से, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम, तो ये इसी ऑर्डर में याद करना है आपको। प्राइवेट इनकम का मतलब बेसिकली ये है कि जो भी हम प्राइवेट सेक्टर की इनकम है, चाहे इंडिया में कमाई हो या बाहर कमाई हो, वो हो गई प्राइवेट इनकम। उसमें से हाउस होल्ड सेक्टर को जो इनकम मिल रही है या पहुंच रही है, इंक्लूडिंग NPO, सर्विंग हाउस होल्ड, वो हो गई पर्सनल इनकम। और उसमें से भी क्योंकि कुछ सरकार टैक्स ले लेती है, तो जो अल्टीमेटली आपके हाथ में बची वो हो गई डिस्पोजेबल इनकम। तो एक इस तरह से कहानी होती है। बाकी इनकम यहाँ पर जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें हम फैक्टर इनकम भी कंसिडर करते हैं और ट्रांसफ़र इनकम भी कंसिडर करते हैं। फैक्टर इनकम मतलब मेहनत की कमाई, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, और ट्रांसफ़र इनकम मतलब कोई भी गिफ्ट या डोनेशन।
बाकी फॉर्मूला याद रखना, ये सब कहानी आपको समझाई थी कि कैसे निकालना है फ्लो चार्ट। यस, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा डोमेस्टिक इनकम है उसमें से कितना हिस्सा प्राइवेट सेक्टर वालों का है। तो बड़ा सिंपल फार्मूला हो गया, एनडीपीएफसी में से गवर्नमेंट सेक्टर का सरप्लस माइनस कर देंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर का सरप्लस कैसे निकालते हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्यूरिंग टू गवर्नमेंट और सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो सरकार का हिस्सा हटा देंगे तो इसका मतलब बच गया प्राइवेट सेक्टर की एनडीपीएफसी। उसमें 3 चीज़ें जोड़नी है, ये देख लो, बस ये याद रखना है। एक तो NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरा नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और तीसरा नेशनल डेट इंटरेस्ट। इन तीनों को जोड़ते ही तो ये बन गया प्राइवेट इनकम। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला, प्राइवेट इनकम में से 2 चीज़ें माइनस करनी है, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और कॉरपोरेट टैक्स। तो जो बच गया पैसा वो हो गई पर्सनल इनकम। बाकी पर्सनल इनकम को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, उसके 2 बादल वाले फॉर्मूले लिखवाए थे। एक तो था नेशनल इनकम प्लस इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट अर्नड माइनस इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव, और दूसरा भी तरीका था नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट। तो ये बादल वाले मतलब स्पेशल फॉर्मूले। अच्छा, पर्सनल इनकम तक हम पहुंच गए। उसके बाद आपको सिर्फ जो भी आपके पर्सनल टैक्सेस हैं और अगर आपके ऊपर कोई फ़ाइन या फीस या पेनल्टी लगी वो माइनस कर दोगे, तो फाइनल आपके पास बचेगी डिस्पोजेबल इनकम। तो ये एक फ्लो चार्ट याद रखना है। बाकी फिर 2 तरह की डिस्पोजेबल इनकम होती है, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। एक था GNDI, एक था NNDI। GNDI मतलब ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और NNDI मतलब नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसके फॉर्मूले बड़े सिंपल हैं, GNPMP प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें NNPMP प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, फिर था हमारा ये सब कहानियों को समझने के बाद पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे करेंगे। तो इसमें बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। तो जो हमारे फेजेस होते हैं वही मेथड्स के नाम होते हैं। तो पहला होता है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा हो गया इनकम मेथड, तीसरा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये एक तरह से आपका सेम 12th की तरह ही है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है पहला, तो मतलब कॉन्सेप्ट। तो इसमें हाउस होल्ड सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज फर्म को देते हैं, बदले में उनको फैक्टर इनकम मिलती है। फिर फर्म्स गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड्स को बेचते हैं और बदले में हाउस होल्ड्स फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर लेते हैं। तो ये बन गया एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बाकी मेथड्स की अगर बात करें तो वो बिल्कुल सेम 12th वाले ही फॉर्मूले हैं, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला है GVA-MP इज़ इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स का मतलब है जिसमें आप हर तरह की सेल्स ले लोगे, और चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक बस। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है कि जो भी आपने रॉ मटेरियल्स परचेज करें। बाकी फिर GDP-MP जो है उसको कन्वर्ट करके आप नेशनल इनकम निकाल ही लोगे। तो वो एक सिंपल फॉर्मूला हो गया। अच्छा, दूसरा होता है इनकम मेथड। ये तो सेम ही है क्योंकि आपने डोमेस्टिक इनकम पहले भी पढ़ा था, जिसमें 3 कंपोनेंट्स जोड़ने, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। एक्सपेंडिचर मेथड में हम एक्सपेंडिचर्स को जोड़ते हैं। तो इसमें हमारे ये मेन एक्सपेंडिचर जुड़ रहे हैं, एक है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और एक है नेट एक्सपोर्ट्स। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2 लोग करते हैं, हम जैसे हाउस होल्ड्स भी और सरकार भी। तो एक हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बाकी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि इसमें 2 तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड वाले और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाले। बाकी नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला तो सेम बताइए आपको, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। फिर कन्वर्ट करके नेशनल इनकम आ जाएगा GDP-MP माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। अच्छा, तो ये हो गए मेथड्स। बाकी उसके बाद कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स लिखवाए थे कि भाई रीजनल अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है, तो वो तो नाम याद रखना है NSDP। बाकी GDP और वेलफेयर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी देश में GDP बढ़ता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वेलफेयर भी होगा। तो आंसर इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ऐसा हमेशा नहीं होगा, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब है या मान लो इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या कुछ चीज़ें जैसे एजुकेशन है, हेल्थ लेवल जिनको हम मेजर नहीं कर पाते, या फिर कुछ
बेकार प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं इकनॉमी के अंदर, या फिर कुछ एक्सटर्नलिटीज़ भी होती हैं। तो इस तरह से मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि जीडीपी बढ़ने या घटने से वेलफेयर लिंक नहीं हो सकता। उसके बाद नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ चैलेंजेस थे कि क्या कमियां आती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, ये आप नॉर्मल रीड कर सकते हो। लिमिटेशंस ये हैं कि भाई प्रॉपर डेफिनेशंस की कमी है, फाइनल और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में डिस्टिंक्शन एक्यूरेट नहीं हो पाता कई बार, ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं कई बार, मतलब इस तरह से कुछ लिमिटेशंस होते हैं। इसी तरह से चैलेंजेस होते हैं कि हमारे पास डेटा कंप्लीट नहीं होता, बहुत से सेक्टर अभी भी नॉन मोनेटाइज्ड हैं, मतलब उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं इलिटरेसी है, एक्यूरेसी की कमी है, तो ये मतलब इसमें कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसमें दूसरा यूनिट था जो था आपका कीन्स थ्योरी वाला, कीनीजियन थ्योरी का। तो कीनीजियन थ्योरी की जो कहानी की शुरुआत हुई थी वो बेसिकली मतलब यहाँ से हुई थी कि 1930s में जो है बहुत बुरा दौर आया था 4 साल के लिए यूएस के अंदर, ग्रेट डिप्रेशन। तो वहाँ पे मतलब देखा कि बुरे हालात हो गए। तो उसके बाद फिर जो वहाँ पे इकोनॉमिस्ट थे J.M. कीन्स, उन्होंने मतलब 1936 के अंदर अपनी किताब लिखी, बातें बताई, समझाया लोगों को कि देखो कैसे इकनॉमी काम करती है। तो उनके मॉडल बेसिकली 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर पर बेस्ड है। तो 2 सेक्टर मतलब हाउस होल्डर फर्म, 3 में गवर्नमेंट भी आ गई और 4 में बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ गई। तो पहले 2 सेक्टर में सर्कुलर फ्लो जो है तो वो तो सेम ही है जो नेशनल इनकम में पड़ा। हाउस होल्ड्स होते हैं, फर्म्स होते हैं, हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विस देते हैं, फर्म्स बदले में फैक्टर पेमेंट्स देते हैं, फिर फर्म्स गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं और बदले में हाउस होल्ड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड, ये एक टर्म बताई कीन्स ने जिसका मतलब है सिंपल एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड को एक्स एंटे कह देते हैं। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हो गया सी, एक हो गया आई, सेम 12th की तरह। तो AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, और आई कौन सी होती है, कांस्टेंट वाली, है ना, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद कीन्स ने बताया कंजम्पशन फंक्शन, कि भाई कंजम्पशन जो है वो इनकम पर डिपेंड करता है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ती रहेगी, है ना। तो इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला भी बन गया, C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। A मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और B मतलब है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, जिसका फार्मूला है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, और इस स्लोप को हम MPCV कह देते हैं। बाकी इनका रिलेशन वो सिंपल था, टैबुलर फॉर्मेट बनाया था। कंजम्पशन 0 कभी नहीं होगा, और जब कंजम्पशन इनकम से बड़ा है तो APC की वैल्यू 1 से बड़ी है, जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल हैं तो APC 1 है, जब कंजम्पशन की वैल्यू इनकम से छोटी है तो APC भी लेस देन 1 है। APC का फॉर्मूला होता है C अपॉन वाई। बाकी सेविंग्स की अगर बात करें तो सेविंग भी इनकम का ही फंक्शन है, और सेविंग को निकालने का एक बड़ा सिंपल फार्मूला है इनकम माइनस कंजम्पशन। तो हम अपनी इनकम में से अगर कंजम्पशन को माइनस करते रहेंगे तो हमारी सेविंग्स आ जाएंगी। बाकी इसमें मज़ेदार बात ये कि जहाँ पर सेविंग्स 0 होती है उस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद MPS का फॉर्मूला हो गया डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, यानी स्लोप ऑफ सेविंग कर, और APS का फॉर्मूला हो गया S अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। बाकी ये डायग्राम बनाकर ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिखाया था। तो जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं या सेविंग 0 होती है, ये दोनों ही पॉइंट्स क्या डिनोट कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इससे पहले का जो एरिया है वो डिस सेविंग्स डिनोट कर रहा है, येलो रंग वाला, और इसके आगे का जो एरिया है वो सेविंग्स डिनोट करता है, ग्रीन रंग वाला। अच्छा, फिर था अगला इसमें एग्रीगेट सप्लाई AS। तो AS जो है ये 12th वाला ही है सेम, इसका फॉर्मूला था y इज इक्वल टू C प्लस S, C मतलब कंजम्पशन और S मतलब सेविंग, तो ये तो सेम ही हो गया। बाकी 2 सेक्टर के अंदर हम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की बात करें या इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसका आपको कंडीशन पता ही है, AD इज इक्वल टू AS, या हम कह सकते हैं सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम डिनोट करेंगे। अच्छा, फिर इसमें मज़ेदार बात ये कि कभी कभी हमारा डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि डिमांड कम रह जाती है,
जिसको डिफ्लेशनरी गैप कह देते हैं। तो बस इसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डायग्राम तो पूछेगा नहीं। और कभी कभी हमारा इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड हो जाता है, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो जाती है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। तो ये बस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। फिर एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट कीन्स ने बताया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इकनॉमी में 1 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो वो इनकम कितनी बार मल्टीप्लाई होके इनकम बन जाएगा। तो जैसे हमारे इस एग्जांपल में 100 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट हुए तो वो 500 करोड़ रुपए की इनकम में कन्वर्ट हो गए। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। बाकी इसको मतलब हम दूसरे फॉर्मूलों से भी निकाल सकते हैं, 1 अपॉन एम पी एस या 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। बाकी बेसिक रिलेशन है वो तो आपको खैर पता ही है। तो एम पी सी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एम पी एस के साथ इनवर्स रिलेशन। बाकी इसका एक डायग्राम है, वो तो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, वो भी सिर्फ यही दिखा रहा है कि डेल्टा वाई कितना हुआ डिवाइड बाय डेल्टा आई, तो वो सेम ही है। अच्छा, बाकी इसमें एक छोटी सी बातें थी कि अगर लीकेजेस ज़्यादा होंगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। लीकेजेस का यहाँ पर मतलब होता है सेविंग्स, कि लोग बचत ज़्यादा करेंगे तो फिर वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट कम करेंगे तो मल्टीप्लायर भी कम प्रभावशाली रहेगा। और लीकेजेस के कारण क्या होते हैं, कई बार टैक्स ज़्यादा हो गया, कई बार आप खर्च कम करते हो, मतलब सेविंग ज़्यादा करते हो, या कंज्यूमर गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो किसी भी रीज़न की वजह से मतलब लीकेज हो सकती है, इकोनॉमी से पैसा मतलब बाहर जा सकता है और इन्वेस्ट नहीं होगा, ये मतलब है। बाकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए एक बड़ा ही स्पेशल पॉइंट बताया कीन्स भाई ने कि वहाँ पर एमपीसी भी हाई रहता है लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो उसका रीज़न उन्होंने दिया ड्यू टू स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज। उनका ये मानना था कि कंजम्पशन तो ज़्यादा करना चाहता है कंज्यूमर, लेकिन क्योंकि एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो इसलिए उतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं हो पाता, तो इस वजह से दाम और बढ़ जाते हैं। तो ये कीन्स ने स्पेशल बात बताई थी। अच्छा, अब यहाँ से जो है नई बातें शुरू हो गई थी, क्योंकि 3 सेक्टर हम 12th में नहीं पढ़ते, तो यहाँ से हमको फॉर्मूले थोड़ा सा लर्न करने पड़ेंगे। तो वो मैंने तब भी आपको बताया था। तो 3 सेक्टर में देखो आपको बस ये लिखवाया था कि जैसे बेसिक फार्मूला था y = AD, और y के 2 कंपोनेंट्स तो हमें पता ही थे C+S, लेकिन 3 सेक्टर में जब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है तो y के अंदर एक नया कंपोनेंट ऐड हो जाता है, वो है T का मतलब है गवर्नमेंट टैक्सेस, ठीक है, तो वो आपको दिख रहा होगा। और इसी तरह AD के 2 कंपोनेंट्स हमें पता है C+I, लेकिन 3 सेक्टर में एक नया कंपोनेंट ऐड हो जाता है G का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो LHS में T ऐड हो गया, RHS में G ऐड हो गया, बस। तो ये इक्वालिटी चल रही है, तो आपको तो इक्वालिटी याद रखनी है फॉर्मूला, बाकी डायग्राम छोड़ो, ज़्यादा अब रेलिवेंट नहीं है। तो बेसिकली C+S+T = C+I+G, तो C से C तो कट जाएगा, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि S+T = I+G। बाकी सर्कुलर फ्लो जो है वो भी पता होना चाहिए, बस बेसिक कॉन्सेप्ट कि 3 सेक्टर में क्या होता है। तो इसमें देखो गवर्नमेंट का भी रोल आ जाता है, तो बस आप ये देख लो बीच में कि जो 2 सेक्टर में हो रहा था वो तो है ही, लेकिन नई चीज़ क्या ऐड हो गई, एक तो बैंक्स आ गए। तो बैंक्स क्या करेंगे, वो हाउस होल्ड्स अपना कुछ पैसा सेव करेंगे बैंक में, और बैंक्स फर्म्स को कुछ लोन दे देंगे। और सरकार भी इसमें देखो इन्वॉल्व हो गई, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो हाउस होल्ड को वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स दे सकती है, या वो फर्म्स को सब्सिडीज़ दे सकती है, और बदले में हाउस होल्ड से टैक्स ले सकती है, और फर्म्स से GSTs ले सकती है, टैक्स ले सकती है। तो इसमें जो ये येलो कलर मार्क कर रखे हैं कुछ बातों को, वो लीकेजेस हैं, क्योंकि वो फ्लो से पैसे को बाहर ले जाते हैं। और जो ब्लू कलर मार्क कर रखे हैं वो इंजेक्शंस हैं, वो फ्लो के अंदर पैसा वापस डाल रहे हैं। तो ये 3 सेक्टर का सर्कुलर फ्लो होता है। बाकी आपको फॉर्मूला रटना है बस अच्छे से, और कुछ नहीं करना। तो इसके डेरिवेशन मैंने बताए थे, तो वो तो कम इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे R का सिंबल बनवाया था कि बस सीधा ये बादल रट लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मतलब आपको रटा होना चाहिए अब, बाकी डेरिवेशन अब छोड़ो, बेकार है, ठीक है ना। तो y = 1/1 - b मतलब वही MPC, ब्रैकेट के अंदर A - BT + I+G। A मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, B मतलब स्लोप, T मतलब टैक्स, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो वो सब सिंबल वही होगा।
अच्छा, हो सकता है हमारे पास कोई ऑटोनॉमस ट्रांसफ़र पेमेंट हो, तो फिर फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, उसका भी डेरिवेशन अब करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दूसरा फॉर्मूला रटा होना चाहिए जिस पे आर का सिंबल बना हुआ है। तो 1/1 माइनस बी, ये तो सेम ही है, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी टी, ये भी सेम ही है, बस प्लस बी टी आर और आ जाएगा। तो b मतलब स्लोप और टी आर का मतलब होता है ये रहा ऊपर ऑटोनॉमस ट्रांसफ़र पेमेंट। बाकी I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसी तरह तीसरा फॉर्मूला भी एक और होता है, इसमें टैक्स जो है, टैक्स उसको भी ओपन अप कर दिया, क्योंकि टैक्स का एक फॉर्मूला है टी बार प्लस टी वाई। टी बार मतलब ऑटोनॉमस कांस्टेंट टैक्स और टी वाई मतलब कि कितना टैक्स इनकम के साथ चेंज होगा। तो इसमें भी डेरिवेशन छोड़ो, मेन फॉर्मूला रटा होना चाहिए जो नीचे लिखवाया था ये, कि y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी प्लस बी टी। ठीक है दोस्त, याद करना है ये ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी टी बार प्लस आई प्लस जी, जिसमें 1/1 माइनस बी प्लस बी टी को कहते हैं टैक्स मल्टीप्लायर। ठीक है, और इसमें चौथा फॉर्मूला भी है। चौथा फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन अब छोड़ो, बेकार है, लेकिन इसके अंदर मेन फॉर्मूला है जिस पे आर का सिंबल बना हुआ है, 1/1 माइनस बी प्लस बी टी, यहाँ तक तो सेम ही है, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। तो 4 फॉर्मूले याद रखने हैं मेनली, ठीक है ना। तो किसी पर भी आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं 4 सेक्टर के अंदर। तो 4 सेक्टर में अब क्योंकि हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जुड़ गए, तो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो जाते हैं, तो है ना, वो ऐड हो जाता है और बाकी सारा मॉडल सेम रहता है। तो 4 सेक्टर का सर्कुलर फ्लो जो है उसके अंदर हाउस होल्ड भी है, फर्म्स भी है, गवर्नमेंट भी है, तो इतना मॉडल तो सेम ही चल रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड हो गए, तो उससे हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स और जुड़ जाते हैं मेनली। बाकी इसमें इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला वही है, देखो AD और AS दोनों बराबर हैं, लेकिन AS के अंदर अब देखो C प्लस S प्लस T तो हम थे ही, एक चीज़ और जुड़ गई M का मतलब इम्पोर्ट्स, और डिमांड में आपका जुड़ गया X का मतलब एक्सपोर्ट। तो ये बेसिकली एडिशन हो गया, C से C कट गया, तो S प्लस T प्लस M इज इक्वल टू I प्लस G प्लस X। बाकी इसमें M जो है उसका एक फॉर्मूला है, M मतलब इम्पोर्ट का एक फॉर्मूला है, M बार प्लस MY। M बार मतलब ऑटोनॉमस इम्पोर्ट, छोटा m मतलब प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट और y मतलब इनकम। तो ये गिवन होगा आपको। अच्छा, बाकी डायग्राम ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, वो तो सिंपल इक्विलिब्रियम वाला ही है, उसकी टेंशन मत लो। डेरिवेशंस की भी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, मेन ये फॉर्मूला रखना है जो मार्क करवाया था 4 सेक्टर इकनॉमी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा चांसेस 4 सेक्टर इकनॉमी के ही होते हैं एग्ज़ाम में। y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी प्लस एम, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार। ठीक है, गिवन सब कुछ होगा तो टेंशन की बात नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें जो येलो कलर वाली चीज़ है उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये कुछ बेसिक बात थी कि अगर एक्सपोर्ट कम होंगे इंपोर्ट से तो नेशनल इनकम डिक्रीज़ होगी, और अगर m इंक्रीज़ करता है तो इसका मतलब फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर डिक्रीज़ करेगा। बाकी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को निकालने का मतलब एक फॉर्मूला था, ये हमने एक एग्जांपल से ऐसे ही करके देख लिया था कि 1/1 माइनस बी प्लस एम, बी आपको 2 दे रखा है, m आपको 4 दे रखा है, तो आप अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर मतलब आ जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो क्लियर हो गया चैप्टर 6 की कहानी पूरी अच्छे से, है ना। तो चैप्टर 6 में 2 यूनिट्स में मेनली नेशनल इनकम और कीन्स में ज़्यादा फोकस करना है 3 सेक्टर और 4 सेक्टर और उनके फॉर्मूलों पर।